बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 13। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। सबसे पहले तो और साइड्स वाली कोई भी फिगर ड्रॉ कर लें और यू गिवन है 9 4, ये यू है। वी गिवन है -7 7, डब्ल्यू गिवन है -4 और -7 और x की वैल्यू गिवन है 5 और -5। फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। अब साइड्स के हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी कि सारी साइड्स के मिड पॉइंट्स। यू वी का मिड पॉइंट सपोज है p, इसी तरह वी डब्ल्यू का मिड पॉइंट सपोज q है, इसी तरह डब्ल्यू एक्स का सपोज मिड पॉइंट r है और एक्स यू का सपोज s है। तो हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो मिड पॉइंट पी फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं ना, ये वाला सपोज x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड हो जाते हैं और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स भी ऐड हो जाते हैं और डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ये इसका फार्मूला है। तो x1 यानी कि 9 प्लस -7/2 और 4 प्लस 7/2। तो दिस इज इक्वल्स टू 9 - 7 इज़ 2, 2/2 इज़ 1, 4 प्लस 7 इज़ 11/2। इसके बाद ये तो p के मिड पॉइंट आ गए 1 और 11/2। इसके बाद हमें मिड पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 यानी कि -4 -7/2 और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। ये तो कट जाएंगे, 0/2 0 हो जाएगा और -4 -7 इज़ -11/2 और यहाँ हो जाएगा 0। तो ये q मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि यहाँ -11/2 और 0 आ गया। इसके बाद हमें मिड पॉइंट r चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 यानी कि 5 - 4/2। क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव साइन है ना, तो साइन जो होगा वही वाला आ जाएगा। इसी तरह y1 प्लस y2/2 यानी कि -5 - 7/2। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 और -12/2। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 और -6। ये तो r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसके बाद हमें चाहिए मिड पॉइंट s। दिस इज इक्वल्स टू उसी तरह x1 प्लस x2/2 यानी कि 5 प्लस 9/2 और -5 प्लस 4/2। ये इक्वल टू हो जाएगा 14/2 और -1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 7 सा 14 तो 7 और -1/2। ये तो हमारे पास सब मिड पॉइंट्स आ गए। अब आगे उन्होंने क्या पूछा हुआ है, प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें ना इस तरह से, ये हमने सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने हैं इस तरह से, इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये जो शेप बनेगी ना, ये भी एक पैरेललोग्राम की शेप होगी। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू अगर इक्वल आ जाए एस आर के और इसी तरह क्यू आर इक्वल आ जाए पी एस के, तो हम कहेंगे कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि पी क्यू इक्वल है एस आर के। दोनों की डायरेक्शन भी एक ही साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो ना तो फिर साइन सेम आएगा। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे डाल देंगे ना, फिर पी क्यू इक्वल्स टू -RS आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पी पहले लिया है तो यहाँ हम एस वाला पॉइंट पहले लेंगे। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर, यानी कि यहाँ क्यू वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस हो जाएंगे पी वाले कोऑर्डिनेट्स में से, और यहाँ आर वाले कोऑर्डिनेट्स में से एस वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस हो जाएंगे। ये करते हुए आपने थोड़ा ध्यान करने हैं कि क्यू वाले कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। क्यू वाले हैं -11/2 और दरमियान में आएगा नेगेटिव साइन, और पी वाले कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं 1। ये तो आ गया एक्स वाला कोऑर्डिनेट। अब वाई वाला कोऑर्डिनेट, क्यू का कौन सा है 0 और दरमियान में नेगेटिव साइन, और पी वाला कौन सा है 11/2। इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से कर लेंगे। एस के कोऑर्डिनेट्स और आर के देखने हैं, पहले आर वाले और फिर एस वाले, यानी आर वाले ये हैं, एस वाले ये हैं। तो एक्स वाले में से एक्स वाले को माइनस करेंगे 1/2 -7, और वाई वाले में से वाई वाले को माइनस करेंगे तो -6 और फार्मूले का नेगेटिव साइन और -1/2। ये इक्वल टू हो जाएगा -11/2 -1। इसका आंसर आ जाएगा -6.5 और 0 -11/2, इसका आंसर आ जाएगा -0.5। और यहाँ 1/2 -7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -6.5, और इसको सॉल्व करेंगे -6 और माइनस माइनस प्लस है, -6 प्लस 1/2 का आंसर आ जाएगा -5.5। यहाँ भी सॉरी -5.5 है। अब देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई है ना, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल आ गया, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि पी क्यू एस आर के इक्वल है, पी क्यू एस आर के इक्वल है। अब हमने ये भी चेक करना है कि
क्यू आर जो है ना, क्यू आप पहले लिया तो यहाँ पी पहले लेंगे, क्यू आर इक्वल है पी एस के। उसी तरह से आर में से क्यू को हमने माइनस करना है, आर ये है और क्यू ये है, तो एक्स वाले में से एक्स वाली टर्म माइनस होगी 1/2 और फार्मूले का नेगेटिव साइन और -11/2। और इसी तरह अब वाई वाले कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे, -6 और फार्मूले का नेगेटिव साइन और -0, -6 -0। इसके बाद पी एस है ना, पहले एस को देखना है और फिर पी को देखना है, तो एस वाला ये है और पी वाला ये है, 7 -1 ये एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं और फिर -1/2 और -11/2। इनको ऐड करें 1/2 माइनस माइनस प्लस 11/2, 1/2 प्लस 11/2, इसका आंसर आ गया 6 और -6 -0 इज़ -6। यहाँ भी 7 - 1 इज़ 6 और इसको सॉल्व कर लेंगे, -1/2 -11/2, -11/2, इसका आंसर आ गया -6। इट मीन्स के देखें दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ गए ना, मीन्स के क्यू आर और पी एस ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। क्यू आर ये कौन सी साइड है, ये वाली, ये इक्वल आ गई है पी एस के, और यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया है कि पी क्यू ये इक्वल है एस आर के। सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स के पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि यहाँ कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, हमने इसको थ्योरम की तरह सॉल्व करना है। और इन तीनों क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझ के डायग्राम बना लेते हैं। प्रूव डैट द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, वो किस तरह से बन रही है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स लेनी है, इस वर्टेक्स को ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें, और ए सी का मिड पॉइंट ले लें ये वाला, 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स लेने हैं ना, और बी सी का मिड पॉइंट ले लें ये वाला, इसको कह लें ई और इसको कह लें एफ। इसके बाद हमने क्या बताना है कि अगर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बन रही है ना, यूँ ज्वाइन किया और ये जो लाइन बन रही है आर हाफ इन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये साइड भी हमने यूज़ कर ली, इसका मिड पॉइंट ले लिया, ये साइड भी यूज़ कर ली, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन बन रही है ये इस ट्राइंगल की तीसरी वाली साइड के ना इक्वल है हाफ इन लेंथ के। हमने ये प्रूव करना है कि ई एफ इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। ये प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला पोजीशन वेक्टर ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। सबसे पहले हमें लेंथ चाहिए ए बी, तो ए बी वेक्टर ये इक्वल होगा बी माइनस ए, इस तरह से लिखते हैं ना हम इसको, दिस इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। इसके बाद हमें चाहिए ई एफ। अब देखें ई जो है ना ये मिड पॉइंट है ए सी का, तो ये किस तरह से आएगा कि हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना और डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ भी ये कैसे आ जाएगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद हमें चूंकि ई एफ चाहिए, तो ई एफ किसके इक्वल होगा, एफ माइनस ई के। एफ की वैल्यू भी पुट कर दें इक्वल्स टू बी प्लस सी ओवर 2, और माइनस ई की वैल्यू पुट कर दें ए प्लस सी ओवर 2। दिस इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और चूंकि एलसीएम सेम है तो दरमियान में ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाली वैल्यू भी सेम एज इट इज़ इधर आ जाएगी। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ई एफ इक्वल आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, और नीचे 2 आ जाएगा। सी और माइनस सी ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, तो बी माइनस ए ओवर 2, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 बी माइनस ए। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें तो फ्रॉम 1 ये क्या हो जाएगा, ये साइड ई एफ है ना, तो ई एफ इक्वल आ जाएगा 1/2, और बी माइनस ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे ए बी की। अब देखें यही तो हमने प्रूव करना था कि ई एफ जो है ना वो इक्वल है हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, तो ये हमने प्रूव कर दिया। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रूव डैट बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। हमें ट्रेपेजियम चाहिए, ये कौन सी शेप होती है कि इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है, इसके वर्टिसेस को ए बी सी डी कह लें, ये वाला पोजीशन वेक्टर ए कह लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें और इसको डी कह लें। इसके बाद हमने क्या प्रूव करना है कि बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 नॉन पैरेलल साइड्स, 2 नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए डी और बी सी, इनके मिड पॉइंट ले लें और उनको अगर ज्वाइन करें,
ये हमने ज्वाइन कर दिया। इस मिड पॉइंट को कह लें कि ये है एम और इस मिड पॉइंट को एन कह लें। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट अब आ रही है इस पैरेलल टू इट्स पैरेलल साइड्स। अब इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए बी और डी सी। और हमने ये प्रूव करना है कि नॉन पैरेलल साइड्स के जो हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं उनको अगर ज्वाइन करें तो ये जो लाइन आ रही है ये पैरेलल है ए बी के और ये पैरेलल है डी सी के। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एम एन अगर पैरेलल हो ना डी सी के तो इसको कोई भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके और साथ में डी सी आना चाहिए। और इसी तरह अगर एम एन पैरेलल है ए बी के तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी ए बी के साथ। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। अब ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी फाइंड करेंगे, एम एन फाइंड करेंगे और डी सी भी फाइंड करेंगे। ए बी इक्वल है बी माइनस ए के और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, बी माइनस ए। इसी तरह हमें चाहिए डी सी, दिस इज इक्वल्स टू सी माइनस डी यानी कि सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। इसके बाद हमें एम एन चाहिए और एम चूँकि मिड पॉइंट है ए डी का। तो ये किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि डी प्लस ए ओवर टू, या आप इसको ए प्लस डी ओवर टू भी लिख सकते हैं क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव साइन है तो आगे पीछे लिखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ भी ये आ जाएगा सी प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। इसके बाद हमें चूँकि एम एन चाहिए ना, दिस इज इक्वल्स टू एन माइनस एम। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एन की क्या वैल्यू है, सी प्लस बी ओवर टू और एन की क्या वैल्यू है, ए प्लस डी ओवर टू। इसके बाद चूंकि एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेंगे सी प्लस बी और यहाँ नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनमें से कुछ भी माइनस या ऐड नहीं हो रहा लेकिन हम इसको इस वाली फॉर्म में करना चाहते हैं। तो बी के साथ ए को मिला लें, बी माइनस ए, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये हो जाएगा बी माइनस ए और प्लस सी माइनस डी, इन दोनों को इकट्ठा कर लें क्योंकि हम चाहते हैं कि बी माइनस ए, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हम लगा दें ए बी और यहाँ सी माइनस डी, इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा दें डी सी ओवर टू। यहाँ लिखें यूजिंग 1 and 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इसके बाद इस साइड पे एम एन है ना। अब देखें ज़रा, ए बी और डी सी, ए बी ये है और डी सी ये है। सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू, पैरेलल का ये साइन होता है पैरेलल टू डी सी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बाय डेफिनेशन क्या होगा कि ए बी इक्वल होगा के इंटू डी सी के, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी इसके साथ के को मल्टीप्लाई करें और यहाँ डी सी एज इट इज़ आ जाए। सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे, सिंस ए बी इक्वल्स टू के इंटू डी सी और यहाँ दरमियान में लाइन लगाते हैं और यहाँ इसको यूज़ कर लें के इंटू ए बी इक्वल्स टू डी सी और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। फ्रॉम 3 वी हैव एम एन इक्वल है ए बी की जगह पे वैल्यू पुट करें के डी सी प्लस डी सी एज इट इज़ ओवर टू। यहाँ से डी सी अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या रह जाएगा के और यहाँ प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा के और प्लस 1 ओवर टू। दिस इज इक्वल्स टू के प्लस 1 ओवर टू डी सी। Since k plus 1 over 2 is a scalar quantity, so यहाँ से एम एन पैरेलल आ गया डी सी के क्योंकि ये पूरी जो है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वो दूसरे के इक्वल होगा तो उस केस में एम एन पैरेलल हो जाएगा डी सी के। ये पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन है। अब यहाँ भी उसी तरह 3 वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एन इक्वल आ जाएगा ए बी को एज इट इज़ रहने दें और डी सी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें के ए बी ओवर 2। अब यहाँ भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा तो 1 प्लस के ओवर 2 और इंटू ए बी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं के प्लस 1 ओवर 2 इंटू ए बी। अब यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे कि सिंस के प्लस 1 ओवर 2 इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी सो एम एन इज़ पैरेलल टू ए बी। यही हमने प्रूव करना था कि एम एन जो है ना मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आई वो पैरेलल है ए बी के और वो पैरेलल है डी सी के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ।
क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लेवल से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊं। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लें। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम डिवाइड्स द करस्पॉन्डिंग डायगोनल इन द रेशो 1:3। हमने इन तीनों में से कोई भी एक शेप देनी है तो हम पैरेललोग्राम लेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ही टाइप होती है रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो कोई भी चीज़ जो हम पैरेललोग्राम के ऊपर प्रूव करते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगी रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए भी। तो इसके लिए हमने एक पैरेललोग्राम ले ली और लेट ए बी सी एंड डी बी द वर्टिसेस और लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी बी दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या चाहिए? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, जो एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट्स को जॉइन करे। अब एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? अगर एक साइड आप ले रहे हैं ए बी, तो इसकी एडजेसेंट साइड बिल्कुल इसके साथ वाली होगी। बी सी भी इसकी एडजेसेंट साइड हो सकती है और ए डी भी हो सकती है। और हमें क्या चाहिए? मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। हम ए बी और बी सी इन दो एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लेंगे। ए बी का मिड पॉइंट सपोज ये वाला पॉइंट है ई, और लेट एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये सारी आप थ्योरी लिख लेंगे। लेट ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। अब अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। और अगर एफ बी सी का मिड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ई पोजीशन वेक्टर आ गया a प्लस बी बाई 2 और f आ गया b प्लस सी बाई 2। अब स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लेते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स ये वाली हमने ले ली, इनके मिड पॉइंट्स ले लिए। अब हमें लाइन सेगमेंट चाहिए जो इन मिड पॉइंट्स को जॉइन करे। ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो लाइन सेगमेंट आई है ना ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द करस्पॉन्डिंग डायगोनल इन द रेशो 1:3। इसने डायगोनल को डिवाइड करना है इस रेशो में, ये हमने प्रूव करना है। अब अगर तो हम ये वाला डायगोनल ले लेना ए सी, तो देखें ई एफ पैरेलल है ए सी के, ये तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता ना इस रेशो में, तो हम ये वाला डायगोनल लेंगे डी बी वाला। क्योंकि वेक्टर्स की बात हो रही है तो एरो भी लगा लेंगे, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ, इस तरह से। अब देखें ए सी ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना ए बी और बी सी का, तो इसकी टेल के साथ इसकी टेल और इसके हेड के साथ इसका हेड इस तरफ आ जाएगा। और इसी तरह से डी बी जो है ये पोजीशन वेक्टर है डी ए और ए बी का, इसकी टेल के साथ इसकी टेल और इसके हेड के साथ इसका हेड इस साइड पे आ जाएगा। अब देखें अगर हम ये कहें ना कि ए बी इक्वल है सी डी के, तो साथ में आएगा नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है ना वो इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो ए बी इक्वल करने के लिए डी सी के हम यहाँ इस तरह से एरो लगा देते हैं, और सिमिलरली बी सी को ए डी के इक्वल करने के लिए इस तरह से अब हम एरो लगा देंगे। अब अगर आप इस वाले डायगोनल को देखें ए सी को और इस तरह से हाथ रखें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम प्रूव कर चुके हैं कि ये देखें ये एक ट्रायंगल है ना, तो कोई भी दो साइड्स लें ट्रायंगल की, ये वाली और ये वाली साइड, और उनके मिड पॉइंट्स लें और उसको मिड पॉइंट को ज्वाइन करें लाइन सेगमेंट से। तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगी ना ये थर्ड वाली साइड के पैरेलल भी हो जाएगी, यानी कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए सी के। और यहाँ से एक और चीज़ भी हमने प्रूव की है कि ई एफ ये वाली जो लेंथ है ना ये इक्वल हो जाएगी इस लेंथ की हाफ के, यानी कि हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए सी। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो चूंकि ई एफ ए सी के पैरेलल है तो ये तो इसको बाइसेक्ट कर ही नहीं सकता, बाइसेक्ट नहीं सॉरी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन देखें ई एफ जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी बी को, तो अब हमने ये वाला डायगोनल लेने हैं और हमने ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे जहाँ ये ई एफ लाइन जो है ये डी बी को कट कर रही है ना, तो ये किस रेशो में कर रही है कि ये वाला डिस्टेंस 1 है और ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये 3 है। अब देखें एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, एज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स होते हैं ना ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जी बी दी बाइसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। कौन कौन से डायगोनल्स? डी बी एंड ए सी। अगर जी जो है ये इनका बाइसेक्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल आ जाएंगे ना, क्योंकि जी बेसिकली बाइसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि जी पॉइंट जो है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस लेंथ डी बी को।
तो डी जी लेंथ इक्वल आ गई जी बी लेंथ के, और इस जगह से हमें पता चल रहा है कि डी बी ये टोटल लेंथ कितनी है 4, तो ये वाला पार्ट 1 रेशो है और ये वाला पार्ट इसके 3 रेशो है, तो टोटल लेंथ 4 है ना, और जी जो है ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 4 का हाफ और ये वाला भी 4 का हाफ, यानी कि डी जी ये लेंथ 2 हो गई और जी बी ये लेंथ भी कितनी हो गई 2। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये है एच। लेट एच बी दी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डी बी। इस डायगोनल को देखने हैं ना, एंड कौन सी मिड पॉइंट्स वाली लाइन ई एफ, इन दोनों लाइंस को बेसिकली हमने देखना है, किस किस को, डी बी को और ई एफ को। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है एच। अब इसके बाद हमें जी का भी पोजीशन वेक्टर चाहिए। अगर तो हम इस डायगोनल को देखें ना, तो ये देखें जी मिड पॉइंट है ना इस डायगोनल का, तो यहाँ वेक्टर क्या आ जाएगा डी प्लस बी बाई 2। इसी तरह से हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ना, लेकिन हम ये वाली जो वैल्यू है ना पोजीशन वेक्टर की ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अब इसको सॉल्व करने हैं, तो हमने बेसिकली इस पार्ट को सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी, यहाँ बी प्लस सी, तो हम इस जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन टर्म ऑफ ए बी और सी आ जाए। लेकिन यहाँ देखें यहाँ तो डी भी आ रहा है ना, डी भी इन्वॉल्व हो जाएगा इस वैल्यू के अंदर, तो हम इस वाले डायगोनल को देखेंगे ए सी को, और हम यहाँ पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। अब जी जो है ये ए सी डायगोनल का भी तो मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, ए प्लस सी बाई 2, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ जी इज़ ए प्लस सी बाई 2। अब अगर हम g को f के साथ ज्वाइन कर दें और g को e के साथ भी ज्वाइन कर दें, अब हमें ये तो पता है ना कि ये डिस्टेंस है जी बी इक्वल्स टू 2, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस 1 के इक्वल है। अगर हम ये प्रूव कर दें ना कि जी एच और एच बी भी इक्वल हैं, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि h जो है ना ये बेसिकली बाइसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट है जी बी का, तो वहाँ से ये लेंथ कितनी आ जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा ना 2 का, ये लेंथ भी 1 आ जाएगी और ये लेंथ भी 1 आ जाएगी। अब कैलकुलेट करें, ये रेशो कितनी आ जाएगी 1, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल रेशो कितनी आ जाएगी 3। तो यही हमने प्रूव करना होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अब हमारा पूरा फोकस किस चीज़ पे होगा कि हमने ये प्रूव करना है कि एच जो है ना ये मिड पॉइंट है, या इन अदर वर्ड्स आप यूँ कह सकते हैं कि जी एच जो है ना ये वाली जो लेंथ है ये हाफ ऑफ लेंथ ऑफ जी बी है। तो हम सबसे पहले तो डायगोनल्स की लेंथ फाइंड कर लेंगे, ई एफ की और जी बी की। सबसे पहले ई एफ फाइंड कर लें, दिस इज इक्वल्स टू एफ माइनस ई, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी तक करते आए हैं। एफ की वैल्यू पुट करें बी प्लस सी बाई 2 और माइनस ई की वैल्यू पुट करें ये वाली ए प्लस बी बाई 2। एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ नेगेटिव साइन की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी, यहाँ प्लस बी और माइनस बी कट जाएंगे, तो ई एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, सी माइनस ए बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब ये तो वैल्यू आ गई ई एफ की, अब हमें जी बी की भी वैल्यू चाहिए ना, तो जी बी दिस इज इक्वल्स टू बी माइनस जी, इक्वल्स टू बी की क्या वैल्यू है बी, और माइनस जी की क्या वैल्यू है ये वाली ए प्लस सी बाई 2। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2b और यहाँ माइनस ए और नेगेटिव साइन की वजह से माइनस सी। पहले आप ब्रैकेट लगा लें, माइनस इंटू ए प्लस सी, फिर ब्रैकेट ओपन करें तो इस तरह से साइंस आ जाएंगे। तो जी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2b माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। जो पिछले पेज पे मैंने ई एफ डायगोनल और जी बी डायगोनल के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड किए थे, वो वाली इक्वेशन 1 और 2 यहाँ मैंने लिख ली। अब हमने इस वाली पैरेललोग्राम को सॉल्व करना है, तो यहाँ इसके भी एरोस डाल दें। इसका एरो इस तरफ है तो यहाँ इसका एरो भी इस तरफ होगा, ये चूँकि इस साइड के पैरेलल है तो इसका एरो भी इस तरफ होगा। अब इसका एरो इस तरफ है तो इस साइड का एरो भी इस तरफ होगा, और ये चूँकि इसके पैरेलल है तो इसका एरो इस तरफ होगा इस तरह से, और ये चूँकि इसका एरो इस तरफ है तो यहाँ भी इसका एरो ऐसे लगा दें। अब हमने फाइंड करना है ई एच को। अब देखें ई एच और एफ ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर है ना, तो हम लिखेंगे कि सिंस ई एच इज़ पैरेलल टू ई एफ। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ से हम यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स किस तरह से लिखेंगे कि ई एच को इक्वल कर देंगे, कोई भी स्केलर क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यही डेफिनेशन है ना पैरेलल वेक्टर्स की, कि जब u और v दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं कि u इक्वल्स टू के वी कर देते हैं इस तरह से। तो यही वाली डेफिनेशन हमने यूज़ करते हुए इसको इस तरह से लिख लिया, इसको a कह लें। अब इसके बाद देखें ई एफ की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा k इंटू सी माइनस ए बाई 2।
ई एच की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब इसके बाद अगेन देखें ई एच को। अगर आप इस वाली ट्रायंगल को देखें ना तो देखें यहाँ इसकी टेल के साथ ई एच की टेल जुड़ रही है और यहाँ इसके हेड के साथ इसका हेड लग रहा है। इट मीन्स कि ई एच जो है ना ये रिजल्टेंट है एच जी प्लस जी ई का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यूजिंग हेड टू टेल रूल ई एच इक्वल्स टू ई जी प्लस जी एच। अब देखें ई जी का एरो इसी तरफ है ना और जी एच का एरो भी इस तरफ है कि ये हमने बिल्कुल ठीक लिख लिया ई एच को। इसके बाद हमने ई जी की भी वैल्यू फाइंड करनी है और जी एच की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ई जी की वैल्यू फाइंड करना तो बहुत आसान है क्योंकि इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लेंगे और ई जी फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू जी माइनस ई और यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। जी की वैल्यू क्या है ए प्लस सी ओवर 2 और माइनस ई की क्या वैल्यू है ए प्लस बी ओवर 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ माइनस ए प्लस ए कट जाएगा तो सी माइनस बी ओवर 2। ये तो आ गई ई जी की वैल्यू। अब हमें दूसरी कौन सी वैल्यू चाहिए जी एच की। अब ये फाइंड करना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एच के साथ यहाँ हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि एच जो है ना वो इसको किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम एच जी को अब हम जी बी वाली टर्म में लिखेंगे। अब देखें जी एच और बी ये एक ही लाइन के ऊपर है ना तो हम लिखेंगे कि सिंस जी एच इज़ पैरेलल टू जी बी। देखें जी एच की डायरेक्शन भी ये वाली है और जी बी की डायरेक्शन भी ये वाली है। डायरेक्शन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जी एच इक्वल्स टू जी बी पैरेलल है अगर जी बी के तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि ये वेक्टर जो है ये इक्वल है इस वेक्टर के और साथ में कोई भी स्केलर क्वांटिटी लेट्स सपोज यहाँ स्केलर क्वांटिटी ले लें। पहले हम के ले चुके हैं तो यहाँ स्केलर क्वांटिटी ले लें एस। क्योंकि देखें यही डेफिनेशन है ना पैरेलल वेक्टर्स की। तो जी एच को हमने इक्वल कर दिया एस इंटू जी बी करके। अब जी बी ये पोजीशन वेक्टर फाइंड करना इजी है क्योंकि जी का पोजीशन वेक्टर भी हमें पता है और बी का भी पता है। तो इसको हम लिखेंगे बी माइनस जी करके। बी की क्या वैल्यू है एस इंटू बी की वैल्यू है बी और माइनस जी की वैल्यू है ए प्लस सी ओवर 2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एस इंटू 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम सेम करने के लिए नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2b और माइनस ए और इस नेगेटिव साइन की वजह से माइनस सी ओवर 2। ये हमारे पास आ गया जी एच की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, यहाँ सिंपल ये वैल्यूज पुट कर दें ई एच इक्वल्स टू ई जी की क्या वैल्यू है पहले इसी तरह लिख लें ताकि पता चले कि ये स्टेप किस तरह से हमने किया है। अब वैल्यूज पुट कर दें। ई जी की क्या वैल्यू आई है सी माइनस बी बाई 2 और जी एच की क्या वैल्यू आई है ये वाली एस इंटू 2b माइनस ए माइनस सी ओवर 2। अब यहाँ भी एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लें। ऊपर आ जाएगा c माइनस बी प्लस 2sb। अब देखें s तो स्केलर क्वांटिटी है ना कोई भी नंबर है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में वेक्टर अलग से बाद में लिखेंगे। यहाँ भी उसी तरह से माइनस एस ए हो जाएगा और यहाँ माइनस एस सी हो जाएगा। अब ए वाली टर्म्स को अलग कर लें। ए वाली सिर्फ ये टर्म है तो माइनस एस इंटू ए। इसके बाद बी वाली टर्म्स में से बी कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से। ये हो जाएगा -1 प्लस 2s इंटू वैक्टर बी और इसी तरह सी वाले में से सी वेक्टर कॉमन ले लें। यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ माइनस एस 1 माइनस एस इंटू वैक्टर सी ओवर 2। ये वैल्यू आ गई हमारी ई एच की। इसको इक्वेशन नंबर कह लें 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 ये भी ई एच की वैल्यू है ये भी ई एच की वैल्यू है तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 दोनों टर्म्स को इक्वल कर लेंगे। के इंटू सी माइनस ए ओवर 2 इक्वल हो जाएगा माइनस एस इंटू ए प्लस -1 प्लस 2s इंटू बी प्लस 1 माइनस एस इंटू सी ओवर 2। यहाँ दोनों तरफ 2 डिवाइड हो रहा है तो दोनों टर्म्स कट जाएंगी। यहाँ क्या रह जाएगा अब ए वाली टर्म्स को अलग लिख लें या पहले ब्रैकेट को खोल लें के सी माइनस के ए और यहाँ आ जाएगा माइनस एस ए प्लस -1 प्लस 2s बी और प्लस 1 माइनस एस इंटू वैक्टर सी। अब देखें यहाँ ए और सी वेक्टर हैं लेकिन बी वेक्टर यहाँ नहीं है तो बी वेक्टर को हम यहाँ लिख सकते हैं ना +0 इंटू वैक्टर बी करके। अब अगर हम कंपेयर करें ए वेक्टर को बी वेक्टर को और सी वेक्टर को जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में आई और जे को कंपेयर करते थे ना यहाँ बीच में इक्वलिटी का साइन है मीन्स के ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो ए कॉम्पोनेंट के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि माइनस के इक्वल्स टू माइनस एस। इसी तरह से जो बी वाला वेक्टर है ना यहाँ क्या है 0
और यहाँ क्या है -1 + 2s, यहाँ से 2s इक्वल आ जाएगा, ये -1 इस साइड पे ले जाएं तो +1, यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ से c वेक्टर को c के इक्वल लिखेंगे तो k इक्वल आ जाएगा 1 - s के, और यहाँ s की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 - s की वैल्यू है 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, k की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब देखिए हमारे पास दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना वो कौन से थे, एक ये वाला जिसको हमने इक्वेशन ए कहा था और दूसरा कौन से वाला, ये वाला, इसको आप बी कह रहे हैं, फ्रॉम ए एंड बी दोनों लिखने, ए क्या है EH इक्वल्स टू K इंटू EF और यहाँ से ये बी वाली इक्वेशन भी लिखने हैं, GH इक्वल्स टू S इंटू GB। अब K और S की वैल्यूज़ पुट कर दें, दोनों की वैल्यूज़ आई हैं 1/2, वैल्यूज़ पुट करें। इसके बाद हम डायग्राम को देखेंगे और हम देखेंगे कि हमने क्या प्रूव कर लिया है। EH ये जो लेंथ है ना ये इक्वल है हाफ ऑफ लेंथ ऑफ EF, यानी ये जो वैल्यू है ये लेंथ ये इस लेंथ का हाफ है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि H मिड पॉइंट होगा और यहाँ देखें GH ये लेंथ जो है ये GB इस लेंथ का हाफ है। अगर ये लेंथ हाफ है इस लेंथ के तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया कि H मिड पॉइंट है GB का। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट H इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल्स कौन कौन से, EF एंड GB, EF and GB। So H divides, अब देखें DB ये एक डायगनल था और इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 4 और हमने कहा कि G जो है ना ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है DB का, यानी कि G ने DB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वहाँ से हमारे पास ये लेंथ कितनी आ गई 2 और ये लेंथ भी कितनी आ गई 2। अब हमने क्या प्रूव कर लिया है कि H जो है ना वो GB का मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो G से B तक लेंथ 2 थी ना, तो अब GH की लेंथ कितनी आ गई 1 और HB की भी लेंथ कितनी आ गई 1। तो यहाँ से हम देखेंगे कि H डिवाइड्स GB इन दी रेशो 1:1। इस रेशो में H ने GB को डिवाइड किया ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि H डिवाइड्स दिस डायगोनल DB इन दी रेशो, अब देखें ये रेशो कितनी है 1 और H ने इस पूरे डायगोनल को किस रेशो में डिवाइड किया है, H ये है ना, तो अब यहाँ और यहाँ की रेशो बतानी है। ये वाली रेशो 1 है और ये वाली रेशो कितनी है, ये 1 है और ये वाली 2 है, तो 1 + 2 = 3, तो 1:3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।